को फायदा दिखेगा तभी लोग मोटिवेट होंगे। इस फायदे को टर्म दिया जाता है इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स बेसिकली वो मेजर्स होते हैं जिससे आप अपने आके एम्प्लॉइज को जो है मोटिवेटेड रखते हो, खासकर उन एम्प्लॉइज को जो लोअर लेवल पर आते हैं, जो लोअर लेवल पर आते हैं। तो अगर आपसे ये पूछता है 1 मार्क में कि हम इंसेंटिव्स किन एम्प्लॉइज को ज्यादा देते हैं, तो योर आंसर विल बी हम लोअर लेवल एम्प्लॉइज को ज्यादा इंसेंटिव्स देने का काम करते हैं। ठीक, अब आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो कि अगर आपको अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेटेड रखना है तो आपको 2 तरह के इंसेंटिव उनको देने होंगे। एक आपको देना होगा फिनेंशियल इंसेंटिव, और दूसरा आप दे सकते हो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। अब मैं जो बोल रहा हूँ मेरी बात को थोड़ा अच्छे से आप ध्यान रखना और समझना। नॉर्मली क्या होता है, देखो हर इंसान का मोटिवेशन पॉइंट अलग होता है। कुछ लोग जो होते हैं जिनको पैसों की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है तो पैसों से मोटिवेट होते हैं। तो आपको जो लग रहा है कि पैसों से ज्यादा मोटिवेट हो सकता है, उसको आप क्या करो, बेसिकली फाइनेंशियल इंसेंटिव दो। इतना अमाउंट दे दो कि वो खुशी खुशी आप क्या काम करता रहे। तो ये वाली टेक्निक अक्सर कहाँ अप्लाई होगी, ज्यादातर अगर आपके लोअर लेवल पे एम्प्लॉइज। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा बहुत हो जाता है तो पैसे से वो मोटिवेट होना बंद हो जाते हैं। तो जब पैसे से मोटिवेट नहीं होते तो उनको पैसों के अलावा कुछ देना होता है, इसे नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव बोलते हैं। ये फॉर हायर लेवल एम्प्लॉइज होता है। तो पहले तो इस चीज को क्लियरली डिफाइन करो और आप समझ के रखो। आपको अगर लोगों को मोटिवेट करना है तो फायदा देना पड़ेगा, लोगों को फायदा दिखाना पड़ेगा। फायदा 2 तरह का हो सकता है, जो पैसों का भूखा है या जिसको पैसे चाहिए उसको फाइनेंशियल इंसेंटिव दो, और जिसके पास पैसे बहुत है, पैसे नहीं चाहिए, तो उसको किसी और तरीके से फायदा दो। अभी तक बताओ मेरी बात समझ आई कि नहीं, हाँ या ना? अभी तक मेरी बात समझ? यस सर। तो 2 तरह यस से सर। फायदा दे सकते हो, या तो फाइनेंशियल या तो नॉन फाइनेंशियल। इस बात पे फोकस करो और इस बात पे ध्यान रखो। जैसे जब आप बात करते हो फाइनेंशियल इंसेंटिव की, तो जैसा मैं बोल रहा हूँ ये लोअर लेवल एम्प्लॉइज के लिए, तो इसका मतलब ये है उनको आप मनी टर्म्स में फायदा दो। मतलब उनका कहीं ना कहीं से पैसे के रूप में ग्रोथ करो, क्योंकि पैसा एक बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर होता है। जब आप किसी को अच्छे से पैसा देते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा वो काम करता ही करता है। तो अगर मेरे एम्प्लॉइज है, मेरे को लग रहा है डिससेटिस्फाई है, तो मैं उनको क्या कर सकता हूँ, अलग अलग तरह के फाइनेंशियल इंसेंटिव दे सकता हूँ। जैसे सबसे पहला जो होता है वो होता है पे एंड अलाउंस। मैं ये प्रोवाइड कर सकता हूँ। पे एंड अलाउंस का एक्चुअल में मतलब होता है रेगुलर इंक्रीमेंट इन सैलरी। भाई उनकी टाइम टाइम पे सैलरी बढ़ाते रहो, बोलो आपका काम अच्छा रहे। तो जैसे आप इस साल 1 लाख रुपए महीना पा रहे हो, आपका काम अच्छा रहा तो आफ्टर 1 ईयर हम इसको 3 लाख कर देंगे, फिर 1 साल बाद इसको 5 लाख कर देंगे। तो अभी तो 1 लाख है, लेकिन उसको आपने जब ये बोल दिया है कि आप उसकी सैलरी बढ़ाओगे तो उसको ग्रोथ प्रोस्पेक्ट दिख रहा है, तो आपके बिजनेस या आपकी कंपनी को छोड़कर वो नहीं जाएगा। तो फाइनेंशियल इंसेंटिव में जो सबसे पहला आता है वो पे एंड अलाउंस आता है, जहां आप लगातार अगर अपने वर्कर की सैलरी बढ़ाते हो या इंक्रीमेंट करते हो तो इससे बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि वो सैलरी बढ़ने की चाहत में कभी आपको छोड़कर नहीं जाता। दूसरा जो इंसेंटिव या फायदा दे सकता है वो है प्रॉफिट शेयरिंग। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब ये होता है कि आपकी सैलरी तो फिक्स है, आपकी सैलरी तो फिक्स है, आपको ये तो मिलेगा ही, साथ साथ अगर अच्छा बिजनेस ग्रो किया तो आपको प्रॉफिट में से हम शेयर भी देंगे, शेयर इन प्रॉफिट देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मेरी सैलरी मैं बोलता हूँ 50,000 रुपए महीना तो फिक्स ही है, लेकिन अगर कंपनी में जो प्रॉफिट है अगर अबव 1 करोड़ हुआ, अगर 1 करोड़ के ऊपर प्रॉफिट हुआ तो मेरे को क्या किया जाएगा, 1 करोड़ का 1% दे दिया जाएगा। मतलब मेरे को 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो मैं ज्यादा मेहनत करूंगा ना, मेरे को दिख रहा है कि प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट में मेरा भी कुछ हिस्सा बन रहा है, तो मैं ज्यादा मेहनत करूंगा। तो आप मेरे को पहले बता दो ये 2 इंसेंटिव समझ आए कि सिर के ऊपर से गए?
दोनों समझ आया कि सिर के ऊपर से गया? सर आ गया समझ। सर आगे समझ में। ये इंसेंटिव्स आपको एक एक करके मैं बता रहा हूँ, 5-5 याद रखना दोनों के। सबसे पहला फाइनेंशियल इंसेंटिव में क्या आया, आप सैलरी बढ़ाते हो, इसको पे एंड अलाउंस बोलते हैं। दूसरा प्रॉफिट शेयरिंग देते हो, मतलब बोलते हो कि अगर हमारा प्रॉफिट एक लेवल से ज्यादा हो गया तो सैलरी के साथ साथ हम तुमको क्या देंगे, प्रॉफिट भी देंगे। तीसरी चीज आप क्या देते हो, वर्कर को फ्रिंज बेनिफिट्स दे सकते हो। कितने लोगों को इसका मतलब पता है, फ्रिंज बेनिफिट्स का? कितने लोगों को फ्रिंज बेनिफिट का मतलब पता है? नहीं पता सर। नहीं पता? फ्रिंज बेनिफिट का मतलब होता है एनी टाइप ऑफ स्पेशल बेनिफिट अबव सैलरी। सैलरी के ऊपर जो भी एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलता है उसको फ्रिंज बेनिफिट बोला जाता है, उसको फ्रिंज बेनिफिट बोला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो यूएस का एक रियल केस आपको मैं बता रहा हूं। एक वर्कर जहां रहता था उससे उसका ऑफिस जो था वो 30 किलोमीटर दूर था। एक दिन इसकी गाड़ी खराब हो जाती है, बंदे की व्हीकल खराब हो जाती है, ये केजी दिख रहा हूं मैं भी, 30 किलोमीटर दूर ऑफिस था। एक दिन बंदे का क्या होता है, गाड़ी खराब हो जाती है, तो ये क्या करता है, मॉर्निंग 4 बजे घर से निकलता है और पैदल चल के अपने ऑफिस पहुंचता है। जब ये बात बॉस को पता लगती है तो बॉस इतना खुश होता है कि इसको एक कार गिफ्ट कर देता है। अब भाई रेगुलर सैलरी पाने वाला एम्प्लॉय, उसको अचानक से कार मिल जाए तो सोच लो किस दुनिया में पहुंच जाएगा। इसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा पता है, बाकी दूसरे एम्प्लॉयज पर पड़ेगा। अरे बाप रे, मेहनत करेंगे तो ये भी हो सकता है हमारे यहाँ कार मिल जाती है, इस चक्कर में लोग और काम करेंगे। तो फ्रिंज बेनिफिट मतलब होता है बॉस अपनी मर्जी से उठा के आपको दे दे। एक दिन मेरा मन किया, मैं अपने एम्प्लॉयज को सबको फ्लैट बांट दिया, ये फ्रिंज बेनिफिट है। तो इसकी चाहत में भी लोग काम करते हैं। तो 3 इंसेंटिव देख लो। सबसे पहला पे एंड अलाउंस, रेगुलर सैलरी बढ़ना एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है। आपको प्रॉफिट शेयरिंग दी जा सकती है, आपको फ्रिंज बेनिफिट दिया जा सकता है। उसके बाद रिटायरमेंट बेनिफिट भी एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है। रिटायरमेंट बेनिफिट भी एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो क्या करती हैं, आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट देती है, आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट देती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे लाइफ टाइम पेंशन, प्रोविडेंट फंड, एक्सेट्रा। तो अगर आप उस ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े हो जहां पर रिटायरमेंट के बाद भी आपको फायदा हो रहा है तो आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर नहीं जाना चाहोगे। तो आपको अपने वर्कर को चलो मोटिवेट करना है तो क्या करो, उनको फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दो, मतलब मनी टर्म्स में फायदा पहुंचाओ, उनका पे एंड अलाउंस बढ़ा दो, सैलरी बढ़ा दो, उनको प्रॉफिट शेयरिंग दो। एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जो जिनको फ्रिंज बेनिफिट बोलते हैं, जो अचानक से दे दिए जाते हैं, आप रिटायरमेंट बेनिफिट्स प्रोवाइड करो। रिटायरमेंट बेनिफिट प्रोवाइड करने का मतलब बेसिकली होता है वर्कर को बोलो कि तो अगर हमारे यहाँ काम करता है तो आफ्टर रिटायरमेंट भी हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे, तुमको छोड़ेंगे। नेक्स्ट जो आप कर सकते हो वो ये है कि अपने वर्कर को एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन दे दो। अपने वर्कर को एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन दे दो। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन का मतलब बेसिकली होता है पार्टिसिपेशन इन ओनरशिप। पार्टिसिपेशन इन ओनरशिप आपको अभी भी नहीं समझ आया होगा तो मैं बता दूं, इसका मतलब होता है ऑफरिंग द शेयर्स ऑफ द कंपनी टू द एम्प्लॉय एट डिस्काउंटेड रेट। कम रेट पे कंपनी के शेयर्स जो है वो अपने एम्प्लॉय को दे दो। तो इससे क्या होगा, अब ये पर्सन जो है इसकी पोजीशन हो गई कि ये एम्प्लॉय है तो इसको सैलरी आती रहेगी, और क्योंकि इसको कंपनी में शेयर मिल गए तो कंपनी का अब ये शेयर होल्डर भी हो गया है तो इसको पार्ट ऑफ प्रॉफिट भी मिलता रहेगा, मतलब डिविडेंड भी मिलता रहेगा।
तो आपको अगर ये लग रहा है कि आपका एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम करता है, उसको आपको जाने नहीं देना है, तो उसको आप शेयर ऑफर कर दो कंपनी में, शेयर खरीद के वो शेयर होल्डर बन जाए। नौकरी तो कर ही रहा है तो सैलरी दे, और साथ साथ क्योंकि शेयर होल्डर बन गया है तो उसको प्रॉफिट का भी पार्ट मिलेगा, मतलब डिविडेंड में। तो आपको क्या करना है, ये 5 तरह के इंसेंटिव्स को दिमाग में बिठा के रखना है। पे एंड अलाउंस को, प्रॉफिट शेयरिंग को, फ्रिंज बेनिफिट को, रिटायरमेंट बेनिफिट को, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन को। आपको ये 5 याद रखना। आप बताओ इनमें से कौन सा है जो आपको बिल्कुल नहीं समझ आया? इनमें से कौन सा? आ गए समझ में। सारे समझ आ गए, कोई डाउट नहीं है? श्योर हो? नो सर। चलो, अगर ये आपको समझ आ गया है तो बहुत बढ़िया है। अब अगर आपको ये समझ आ गया तो आप ये भी समझ चुके हो कि ये सारे पैसों से मोटिवेट करने के तरीके हैं। तो फिर सवाल ये उठता है, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव क्या है? मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ हायर लेवल वर्कर्स के लिए। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि भाई ये ऐसे फायदे हैं जो आपको पैसा तो नहीं देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप मोटिवेटेड होके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ना नहीं चाहोगे, ये पक्का है। तो अगर मैं बात करता हूं मेरे नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव क्या क्या होते हैं, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव क्या क्या होते हैं, तो उसमें जो सबसे पहला आता है वो आता है स्टेटस। ठीक है, स्टेटस मतलब होता है इंक्रीजिंग द रैंक। ठीक है, इंक्रीजिंग द रैंक। ठीक है, कॉमा अथॉरिटी, कॉमा प्रेस्टीज। क्या होता है, कई लोग पैसा बहुत कमा लेते हैं, इज्जत के भूखे रहते हैं, तो उनको अगर मोटिवेटेड रखना है तो इज्जत दे दो यार। फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर है उसकी सैलरी है 1,10,000 महीना पर मंथ, और जो असिस्टेंट मैनेजर है उसकी सैलरी है 1,05,000 पर मंथ। तो 5,000 बढ़ा के तो कुछ हासिल नहीं हो रहा है, पर अगर इस असिस्टेंट मैनेजर को मोटिवेट करना है तो उसको प्रमोट कर दो, इसको भी मैनेजर बना दो। कमा तो अच्छा ही रहा था ना, लेकिन जब इसको आप मैनेजर बनाओगे तो हाईली मोटिवेट हो जाएगा। क्या होता है, अक्सर प्लेसेस पे जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में पोस्ट बनी होती है, लोग पोस्ट के भूखे होते हैं, स्टेटस के भूखे होते हैं। तो इन लोगों को अगर आपको प्रमोट करना है या अपने साथ जोड़े रखना है तो टाइम टाइम पे इनकी पोजीशंस क्या करो, बढ़ाते रहो। जैसे आईटी कंपनीज में क्या होता है, पहले कोई जाता है तो वो क्या होता है, एक स्टाफ होता है, स्टाफ के बाद उसको टीम लीड बनाया जाता है। टीम लीड कर क्या करते हैं मैनेजर। सैलरी पे उतना फर्क नहीं पड़ेगा, पर स्टेटस बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक फीलिंग आएगी कि चलो ऑर्गेनाइजेशन में कहीं ना कहीं मेरी ग्रोथ तो हो रही है। आप बताओ ये पॉइंट आपको समझ आया कि नहीं, हाँ या ना? यस सर, आ गया। क्लियर है? तो यहाँ पे पैसे का तो Yes, कोई रोल sir. नहीं था, आपने इज्जत दिया तो यार लोग आपके साथ जुड़े रहे, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग जो आप कर सकते हो वो ये है कि ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट सुधारो। ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट का मतलब होता है बिहेवियर इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर आपको सुधारना पड़ेगा। आप बताओ आप कहां वर्क करना चाहोगे, एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में कि एक हॉस्टाइल? हॉस्टाइल मतलब जहां सब लोग चिड़े रहते हैं, नेगेटिव एटमॉस्फेयर में। आप बताओ आप कहां वर्क करना चाहोगे अगर करते? फ्रेंडली। फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में ही वर्क आप करना चाहोगे, बहुत स्वाभाविक सी बात है। तो बात ये होती है कि अगर एम्प्लॉयज को मोटिवेटेड रखना है तो पैसे के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। तो सबसे पहला तो आप स्टेटस बढ़ा दो, उनका खुश रहेंगे। दूसरा, माहौल सुधारो, क्लाइमेट सुधारो। लोग अगर फ्रेंडली रहेंगे, इज्जत करेंगे एक दूसरे की, तो काम करने में मजा आएगा और अच्छा लगेगा। तीसरी चीज, कैरियर एडवांसमेंट दो। ऐसा ना लगे वर्कर को कि एक जगह वो फंस गया है, उसको ग्रोथ अपॉर्चुनिटी टाइम टाइम पे मिलती रहनी चाहिए। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी टाइम टाइम पे मिलती रहनी चाहिए। अगर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तो बेसिकली वो आपके लिए ज्यादा समय तक काम नहीं करेगा। जैसे आप बताओ, इसका नाम सुने हो क्या आप, इनका सॉरी नाम सुने हो क्या आप, कपिल शर्मा? आपने नाम सुना है? यस सर। Yes, sir. इनकी शुरुआत कहाँ से हुई थी आपको पता है? यस सर। कहाँ से? सर लाफ्टर चैलेंज।
उसके बाद ग्रो करे कॉमेडी सर्कस करके एक शो आता था यस सर। सोनी में, बहुत सक्सेसफुल शो था और सक्सेस का मेन रीजन कपिल शर्मा थे। इनको क्या होता था, पर शो का ना 5 लाख रुपए का अमाउंट दिया जाता था पर एपिसोड का, ये इनका जो था चार्ज था। पर दिक्कत क्या हो रही थी कि ये फंस गए थे, इनको इसके आगे पैसा तो अच्छा मिल रहा था पर अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही थी, ग्रोथ नहीं दिख रही थी, इसलिए इन्होंने क्या किया, अपना ओन शो चालू कर दिया। तो कई बार क्या होता है, पैसे मायने नहीं रखते, ग्रोथ दिखनी चाहिए। तो इनको ये लगने लग गया जब तक ये सर्कस चल रहा है, कॉमेडी सर्कस, तब तक मेरा कैरियर है, उसके आगे क्या। और कॉमेडी सर्कस वालों ने भी कुछ नहीं बोला, तो इन्हें वहां से वो हट गए और अपना शो ऑन कर लिया, अपना शो स्टार्ट कर लिया। तो आपको याद रखना है कि आप क्या, अगर कोई वर्कर काम कर रहा है तो उसको आपको कैरियर एडवांसमेंट या अपॉर्चुनिटी देनी होगी, नहीं दोगे तो आप क्या काम नहीं करेगा। तो ध्यान रखो, आप पैसों के अलावा कैसे कैसे मोटिवेट करें। स्टेटस बढ़ा दो, स्टेटस बढ़ाने के बाद माहौल सुधारो अपने यहाँ का, लोगों को ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दो, आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी दो, देन न्यू एंड चैलेंजिंग जॉब्स दो। होता क्या है, दुनिया की जो सबसे बड़ी दिक्कत है ना, मैं बताऊं वो क्या है, मोनोटोनसनेस। जब चीजें एक जैसी हो जाती है तो इंसान बोर हो जाता है। आज एक वर्कर या एक एम्प्लॉई है, वो सिर्फ एक ही काम जो है वो करीबन 5 साल से कर रहा है, तो करते करते वो बोर हो जाएगा, और बोर होना मतलब डीमोटिवेट होना है। तो अब इसको अगर आपको मोटिवेट करना है तो आपको इसको क्या करना होगा, नए काम देने होंगे। जब आप नया काम दोगे तो इसको लगेगा मेरी भी कोई वैल्यू है, और जब इसको ऐसा लगेगा तो ये हाईली मोटिवेटेड होगा। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी और जाननी पड़ेगी कि जब तक आप नया काम नहीं देते रहोगे या चैलेंजिंग जॉब जितने नहीं देते रहोगे, वर्कर उतना मोटिवेट नहीं होगा आपके लिए। ठीक, तो मोनोटोनस काम नहीं करवाना है, लगातार नए काम देते रहना है। देन और मोटिवेट करने के लिए क्या करूं, रिकॉग्निशन लूं। हर इंसान की देखो एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, रिकॉग्निशन मतलब होता है गिविंग स्पेशल रिस्पेक्ट, गिविंग स्पेशल रिस्पेक्ट विच सेटिस्फाइज ईगो। आपको हर पॉइंट बुक में भी मिल जाएगा, मैं आपको समझा दे रहा हूं, एक बार पढ़ोगे मेरे समझाने के बाद तो आपको दिक्कत ही नहीं जाएगी। स्पेशल रिस्पेक्ट देना जिससे ईगो सेटिस्फाई हो। एग्जाम्पल, जब आप डोमिनोज जाते हो या KFC जाते हो, वहां पे आपको मैक्सिमम कितने वर्कर दिखते होंगे। जब आप डोमिनोज के आउटलेट जाते हो या KFC के आउटलेट जाते हो, मैक्सिमम कितने वर्कर दिखते होंगे सर? 4। हार्डली 4 से 8 बोलूं तो गलत होगा क्या? नो सर। अब देखना, जब तुम ऑर्डर प्लेस करने जाते हो ना, वहां पे साइड में ऐसा एक ना ऊपर तख्ती टंगी रहती है और लिखा रहता है एम्प्लॉई ऑफ द वीक। यस सर। क्या? यस सर। भाई क्यों लिखते हैं? ताकि इनके बीच एक कंपटीशन बना रहे, और ज्यादा मेहनत करेंगे तो जैसे ऐसे रिस्पेक्ट वाला आप लगा दोगे ना, तो इनका ईगो सेटिस्फाई होता रहेगा। तो एम्प्लॉय ऑफ द वीक रिकॉग्निशन टेक्निक ही है बेटा, जहां पर इसलिए ये लगाया जाता है ताकि उस एम्प्लॉय को ये लगे कि मेरी मेहनत को पहचाना जा रहा है कम से कम इस जगह पर। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। क्लियर है? तो इतने आप क्या करना, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव पढ़ना। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, 5 पॉइंट फाइनेंशियल के पढ़ना है, 5 नॉन फाइनेंशियल के पढ़ना है। ठीक है, ये बात मत भूलना, और इतना ही करना जितने पॉइंट्स बता रहा हूं, इसके आगे मत करना। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? यस सर। यस सर। तो मोटिवेशन यहाँ पर आपका खत्म हो गया। मैंने आपको सुपरविजन करा दिया है, मैंने आपको मोटिवेशन करा दिया है। कुछ जगह आपको बोलेंगे सुपरविजन नहीं करना चाहिए, लेकिन आप करना भी है, क्योंकि पिछले साल काटा था, इस साल सुपरविजन वापस लाया है। ठीक है, तो उसको करना है अपने को, ध्यान रखना। सुपरविजन हो गया, मोटिवेशन हो गया, तीसरा बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। तीसरा जो मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूं डायरेक्टिंग का, वो कंसेप्ट है लीडरशिप का। अच्छा बताओ तो, हु इज अ लीडर? लीडर किसको कहते हैं? लीडर कौन होता है? सर जो अच्छा मैनेजमेंट करे।
नहीं देख, मैनेजर Motivate- अलग होता है, लीडर अलग होता है, पहली बात, ठीक है। सर जो अपने ग्रुप को लीड करता है वो लीडरशिप कैसे बोलते लीड हैं कर उसको। पाता है? सर डायरेक्शन देता है कि और ऐसे काम करो। एक शब्द लिख रहा हूं, इसमें सब सम अप हो जाएगा, इन्फ्लुएंस। जब आप किसी से प्रभावित होते हो या इन्फ्लुएंस्ड होते हो तभी उसको फॉलो करते हो, वरना फॉलो अप नहीं करते। मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? यस सर। तो अब मैं जो बोल रहा हूं इसकी डेफिनेशन याद रखना। लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल। लीडरशिप एक प्रोसेस है जहां पर आप क्या करते हो, लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हो एट वर्क फॉर अचीवमेंट ऑफ गोल। अब डेफिनेशन को पढ़ के देखो। लीडरशिप एक प्रोसेस है जहां पर काम के दौरान लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस किया जाता है ताकि वो गोल अचीव कर सके। एग्जाम्पल, आप सबने बाहुबली मूवी देखी है, वो इतना बड़ा, क्या नाम रहता है उसका बाहुबली में, अमरेंद्र सर की किसका? बहन जो पापा सर रहते, अमरेंद्र बाहुबली। सब लोग एकदम दुखी पड़े रहते, युद्ध हार गए, फिर ये 5 मिनट की स्पीच देता है जबरदस्त, मृत्यु क्या है फलाना ठिकाना, ध्यान आया क्या? यस सर। तो भाई जब वो देता है तो इन्फ्लुएंस कर दिया ना, बोले यार हमारा लीडर मरने को तैयार है, तो हम कैसे, दूसरे लंगड़े लूले सब होते, सब जाग जाते हैं और सब जो है युद्ध में जीत के दिखाते हैं। तो भाई लीडर वही है जो इन्फ्लुएंस कर सके। तो लीडरशिप के लिए हमेशा याद रखना, लीडर के लिए 2 चीज की जरूरत है। सबसे पहला, देयर मस्ट बी अ लीडर, एक लीडर का होना चाहिए। दूसरी चीज, देयर मस्ट बी एट लीस्ट 2 फॉलोअर, कम से कम 2 ऐसे लोग हो जो फॉलो कर रहे हैं, तो आप लीडर बन सकते हो। ठीक है, आपको मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, बताओ पहले तो। यस सर। तो भाई लीडर का मतलब समझ गए कि नहीं समझे? यस सर। अब एग्जाम में क्या पूछता है अपन उसकी बात करते हैं। एग्जाम में आपको पूछता है डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप, अलग अलग तरह की लीडरशिप स्टाइल कौन सी होती है, ये इससे डिस्टिंग्विश बिटवीन भी आपको आता है और हर लीडरशिप स्टाइल का मेरिट डीमेरिट भी आता है। तो लीडरशिप स्टाइल 3 ही होती है बेटा, याद रखना। सबसे पहली जो होती है उसको बोलते हैं ऑटोक्रेटिक, दूसरी जो होती है उसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक, और तीसरी जो होती है उसको बोलते हैं लेसेस फेयर। ठीक है, लेसेस फेयर का एक और नाम है, इसको फ्री रीन भी बोला जाता है। ठीक, आप याद रखो, ऑटोक्रेटिक और फ्री रीन एकदम अपोजिट पोल है। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप उस स्टाइल ऑफ लीडरशिप को बोलते हैं, स्टाइल ऑफ लीडरशिप को बोलते हैं वेयर द लीडर हैज ऑल द अथॉरिटी, हैज ऑल अथॉरिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। जो भी फैसले होते हैं वो केवल लीडर लेता है और बाकी लोगों को आंख बंद करके क्या करना होता है, उन फैसलों को फॉलो करना होता है। इसे बोला जाता है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। ठीक है, तो अगर मैं ऑटोक्रेटिक लीडर हूं तो मेरा वचन ही शासन है, जो मैंने बोल दिया आपको आंख बंद करके फॉलो करना होगा। ठीक है, इसका एग्जांपल अगर आप कंट्रीज में लोगे तो नॉर्थ कोरिया ऑटोक्रेटिक लीडरशिप पे चलती है, जो वहां का लीडर बोल देगा किंग जोंग उन, सब लोग को वो चीज फॉलो करनी पड़ेगी आंख बंद करके, और किसी के पास कोई चॉइस ही नहीं। अब आप बताओ ये अच्छा है कि बुरा है? सर बुरा है। क्यों बुरा है? सर क्योंकि इसमें सर एक लीडर बोलेगा वो करना पड़ेगा सबको, कोई अपना चॉइस पे नहीं कर सकता कुछ। भाई अगर मैं सबको चॉइस दे दूंगा तो सब काहे काहे करने लग जाएंगे ना, तो वो भी तो इशू है ना। तो देखो, हर चीज की अच्छाई और बुराई होती है। इसका फायदा अगर मैं बोलूं तो ये है कि भाई अगर ऑटोक्रेटिक लीडरशिप है ना, तो यहाँ पर क्या होता है, अगर फायदा बोलोगे, मेरिट बोलोगे, तो डिसीजन मेकिंग फटाफट होती है, किसी से पूछना नहीं है तो फटाफट फैसला ले लो। दूसरा, अगर आपके फॉलोअर या एम्प्लॉइज लेस कॉम्पिटेंट है
मतलब उतना अच्छा काम नहीं आता तो आप ही को मोर्चा संभालना होगा, तो आपको उनसे पूछने की जरूरत ही नहीं है। आप क्या करो, जो फैसला लोगे सब मानेंगे। नेक्स्ट, स्पीड बढ़ जाती है काम की। एक ही बंदा फैसला लेने वाला फटाफट काम करवाता रहेगा। ये क्या फायदे हैं? आप बोलोगे क्या इसके नुकसान है, तो हाँ सर नुकसान भी है। पहला, फ्रस्ट्रेशन आता है, किसी भी इंसान को दूसरे इंसान की बहुत ज्यादा बात सुनना पसंद नहीं होता है। दूसरा, मोटिवेशन लेवल गिर जाता है। वर्कर बोलते हटा ना यार, हमारा लीडर ही ना लाया कि कितना इसकी सुनते रहे। समझ आ रही है मेरी बात की नहीं आ रही है? यस सर। आपको ऑटोक्रेटिक अच्छे से समझ आया कि नहीं आया? यस सर, आ गया। अच्छा, दूसरा कौन सा होता है? डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक मतलब होता है वेयर द लीडर मेक्स अ डिसीजन मेकिंग with consultation of employees, या सबऑर्डिनेट भी दिख सकता है, एम्प्लॉय दोनों चलेगा। जहां पर एम्प्लॉय से बातचीत करके फैसले लेता है लीडर, उसको डेमोक्रेटिक बोलते हैं। डेमोक्रेसी का मतलब होता है राय मशवरा करना, बातचीत करना। तो एक ऐसी लीडरशिप जहां पर कोई भी फैसला लेने से पहले एम्प्लॉय से पूछा जाता है, तो इसे डेमोक्रेटिक अप्रोच बोलते हैं। तो ये बहुत बैलेंस्ड होती है, क्योंकि लीडर अपनी मनमानी नहीं चला रहा है। जब वो कोई फैसला दे रहा है तो बाकियों से पूछ कर दे रहा है। क्या आपको ये बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? यस सर। तीसरा क्या लिखा है भाई, पढ़ के बोलो मेरे को। तीसरा क्या लिखा है मैंने? लेसेज फेयर। क्या लिखा है? लेसेज फेयर। फेयर, या फ्री रीन भी बोलते हैं, FREEREIN, फ्री रीन। ये क्या है? वेयर द लीडर गिव्स फुल फ्रीडम टू एम्प्लॉइज टू टेक डिसीजन themselves। मेरे को कुछ नहीं करना है, तुम अपने हिसाब से फैसला ले लो, ठीक है? बोलता है भाई तुम लोग खुद इतने एफिशिएंट हो, मैं क्या बोलूं, मैं बस नाम का तुम्हारा लीडर हूं। तुम लोग को जो फैसले लेने तुम लोग फैसले ले लो, अपने हिसाब से जो काम करना है आप काम कर दो। इसको लेसेस फेयर या फ्री रीन बोलते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर युद्ध हो रहा है, वॉर हो रहा है, तो जो किंग है वो बोल रहा है मेरे को कोई मतलब नहीं है, जो आर्मी है वो खुद फैसले ले ले और अपने हिसाब से युद्ध लड़के आ जाए। तो ये सही चीज है कि गलत चीज है, ये बताओ। अच्छा है कि बुरा है? ये अच्छा है कि बुरा है? समझ आया कि नहीं है पहले तो ये बता दो। यस सर, आ गया। तो भाई देखो, ऑटोक्रेटिक में लीडर बोल रहा था मैं जो बोलूंगा आंख बंद करके फॉलो करना है। डेमोक्रेटिक में क्या हो रहा है, बोल रहा बातचीत से हम लोग डिसाइड करेंगे। और लेसेस-फेयर में क्या कर रहा है, छोड़ दिया वर्कर के ऊपर, जाओ यार जैसे काम करना है करो। कितना क्लियर है मेरी बात? सर पूरा। अच्छा, मैं ये बोलता हूं कि मैं जो पढ़ाऊंगा आंख बंद करके तुमको पढ़ना है, तो कैसी स्टाइल ऑफ लीडरशिप है? सर ऑटोक्रेटिक। ठीक, मैं बोलता हूँ जा यार तुम लोग खुद पढ़ लो, तुम लोग तो खुद एफिशिएंट हो, मेरे को तुम लोग को क्या समझाना। तो ये क्या है? लेसेस फेयर। मैं बोलता हूँ चलो डिस्कशन करके पढ़ाई करेंगे, बीच बीच में क्वेश्चन पूछता रहूंगा। तो अब बताओ ये क्या है? सर डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक है। तो आज क्या करना है, इसको सार सम्मान बेटा एकदम अच्छे से तुम पढ़ देना। तो ऑटोक्रेटिक को पढ़ देना, डेमोक्रेटिक को पढ़ देना, लेसेस फेयर को पढ़ देना। कर पाओगे नहीं कर पाओगे? यस सर। अच्छा, इवनिंग में आज ध्यान से सुन लो, बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक 5 मिनट का टॉपिक बचा है, मैं शाम को भेजूंगा। लास्ट टॉपिक है, ये भेजूंगा तो चैप्टर खत्म हो जाएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट। कल आपका बीओपी का टेस्ट ले रहा हूँ, इकोनॉमिक्स में बीओपी का टेस्ट ले रहा हूँ। अब दूसरी बात ये बताओ, ऐसे अल्टरनेट क्लास बेटर है कि लाइन से इकोनॉमिक्स कराऊं फिर लाइन से बीएसटी कराऊं? सर ऑल्टरनेट ठीक है। ठीक है, एक दिन इको एक दिन बीएसटी। यस सर। चलो ठीक है, फिर इस पैटर्न पे चलते हैं, ऐसे ही पढ़ेंगे।
चलो बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कल टेस्ट दे दो, है ना? कल क्लास नहीं रहेगी, कल टेस्ट रहेगा। ओके सर, बाय सर। बाय बेटा।